नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका हीट ट्रांसफर के सेकंड लेक्चर में स्वागत है। पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है और उसके बाद हमने देखा था कि हीट ट्रांसफर के मोड कितने होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में आपको बताया गया था कि कंडक्शन होने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि कंडक्शन आपका एक ही मीडियम में होना चाहिए, चाहे सॉलिड से सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड से लिक्विड में या गैस से गैस में। दूसरी कंडीशन थी कि जो आपके मीडियम है, मीडियम के जो मॉलिक्यूल है वो आपका मूव नहीं करना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, आज हम देखेंगे कंडक्शन के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्शन होने, हीट कंडक्शन होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो आउटर मोस्ट सेल पे होते हैं जनरली, जो वैलेंस, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बुलाते हैं हम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं जनरली? मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं, मेटल होते हैं सॉलिड के, सॉलिड मेटल। देखिए सॉलिड आपका नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी, पर जो मेटल होते हैं वो उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं, थर्मल के भी, इलेक्ट्रिकल के भी। तो इंसुलेटर होते हैं, उसमें कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें इतनी आसानी से हीट कंडक्शन हो सकता है। और दूसरा तरीका होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। देखिए गैसेज में और लिक्विड्स में भी कंडक्शन होता है। ठीक है, उसमें जो कंडक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होता है। ठीक है, सॉलिड्स में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और गैसेज और लिक्विड्स में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई मेटल की रॉड है, ये कोई मेटल की रॉड है, मेटल रॉड। ठीक है, अब ये मेटल रॉड है, मेटल है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो कंडक्शन आपका होगा ही, वो तो हो रहा है। साथ साथ आपने क्या किया, इसको हीट भी कर दिया। क्या किया आपने? ये कोई हीटिंग सोर्स है, ये कोई आपका हीटिंग सोर्स है, उससे आपने वन एंड ऑफ द रॉड को क्या किया? हीट कर दिया। आपने रॉड की एक एंड को हीट कर दिया किसी हीटिंग सोर्स से। तो क्या होगा? ये सॉलिड है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण अपनी जगह को तो नहीं छोड़ सकते वो, बट अगर आप उनको हीट करोगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वाइब्रेट होने के कारण वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट कर देते हैं, हिलने लगते हैं। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल इधर उधर हिलने लगेंगे। ठीक है, अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं वो। तो होगा क्या? पूरी रॉड हिलने लगेगी आपकी। इसका मतलब है कि जो कंडक्शन हो रहा है वो वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके से हो रहा है। पहला क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी, और हमने इसको हीट किया तो इसमें वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल के कारण भी हो रहा है। वाइब्रेशनल का मतलब है लेटेस्ट वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर, वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण और वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर। तो अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो आप जनरली देखोगे 70% टोटल जो कंडक्शन का 70% फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होगा और 30% वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर के कारण होगा। ठीक है, ये एक रफली आइडिया आपको दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहा है कि कोई मेटल रॉड है, उसके एक एंड को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर होगी इस एंड से लेके इस एंड पे। देखो एक ही कंडीशन पूरी हो गई ना, कंडक्शन होने के लिए एक ही तो मीडियम है, सॉलिड से सॉलिड में तो जा रहे हैं, पूरा सॉलिड है,
ये पूरी रॉड क्या है बेटा, सॉलिड है ना। पहली कंडीशन पूरी हो गई कि एक ही मीडियम है। दूसरा क्या बताया था आपको कि मॉलिक्यूल मूव नहीं करने चाहिए। देखिए मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं, वो आपके बस अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं बस वो, ठीक है। उसी तरीके से गैस और लिक्विड में भी कंडक्शन हो सकता है, बहुत कम होता है उनमें, ठीक है, बहुत कम होता है। तो वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण होता है। किसके कारण होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लॉ, फूरियर्स लॉ के अजम्पशन क्या है और फूरियर्स लॉ ने हमें क्या बताया था। देखिए देखिए पहले ये समझ लीजिए, फूरियर्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, लॉ है। एक्सपेरिमेंटल है मतलब इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फूरियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था। तो वही हमें समझना है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक प्लेन ऑब्जेक्ट लिया था। क्या लिया था? मान लीजिए प्लेन वॉल ली उन्होंने, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए उन्होंने इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, प्लेन, ये प्लेन वॉल आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। इसे आप क्या बुला सकते हैं? प्लेन वॉल। तो प्लेन वॉल की डायमेंशन समझ लेते हैं। देखिए 2D में भी समझ लीजिए, 3D में, दोनों में, दोनों का डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। ये 2D में है, वो 3D में इस तरीके से है। तो मान लेते हैं थिकनेस इसकी dx ली इन्होंने, ठीक है, dx थिकनेस ली, और इस फेस का टेम्परेचर उन्होंने माना T1। हर जगह पे टेम्परेचर कितना माना? T1। और इस फेस का टेम्परेचर उन्होंने माना हर जगह पे T2। कितना माना? T2। कोई प्लेन वॉल, अब यहां पे समझिए इसको, ये dx है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम dy, और इसको मान लेते हैं dz, ठीक है। ये कोई फेस है, ठीक है। देखिए मैं नाम लेके बताता हूं आपको। मान लीजिए ये A B C D, ठीक है, ABCD, ये वाला फेस है ये ABCD। और इसका नाम मान लेते हैं PQRS, PQRS। तो हीट ट्रांसफर कहां से हो रही है? ABCD फेस से आपकी कहां हो रही है? PQRS, ठीक है। और यहां पे आप इसको ऐसे मान लीजिए, हीट ट्रांसफर आपकी यहां हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे हीट ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से है। देखिए ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। जहां भी हम Q की बात करेंगे ना, थर्मोडायनेमिक्स में Q को हीट ट्रांस क्या बुलाते थे हम? हीट ट्रांसफर जूल में लेते थे। यहां पर हम Q को डिनोट करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से। तो Q क्या है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या है आपका? रेट ऑफ, जहां पर भी मैं Q लिखूंगा आपको समझ जाना है कि मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कोई मटेरियल उसने लिया, फूरियर ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो प्लेन वॉल, कुछ इस तरीके का प्लेन वॉल लिया था, जिसकी थिकनेस कितनी ली इन्होंने? dx। उस मटेरियल, अब उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे। क्या लिए थे? कुछ अजम्पशंस, वो आपको समझने हैं। तो पहले अजम्पशन समझ लीजिए।
पहला अजम्पशन उन्होंने लिया था कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो आपकी कांस्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है आपकी? कांस्टेंट है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट है, ये माना उन्होंने। फिर उन्होंने क्या माना? उन्होंने माना एरिया, ये भी कांस्टेंट है। एरिया कौन सा? एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया है वो कांस्टेंट है। तो एरिया कौन सा है? एरिया which is perpendicular to direction of heat transfer, direction of heat ट्रांसफर। अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में ए क्या होगा? एरिया, मतलब एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा आपका? देखिए ए बी सी डी इस फेस पे पर यही तो परपेंडिकुलर है। देखिए अगर हीट मान लीजिए ये ए बी सी डी है, ऐसे जा रही है हीट ट्रांसफर, यहां से यहां पे जा रही है ट्रांसफर, तो ये वाला एरिया यही तो होगा परपेंडिकुलर एरिया। तो ये कितनी वैल्यू है? ये तो आप मुझे बताइए एक्स वाई जेड में क्या आएगा? ये क्या है आपका? डी वाई, ये क्या है? डी जेड। तो डी वाई इंटू डी जेड। ये 3D डायग्राम इसीलिए बनाया है जिससे आप इसको समझ सको, ठीक है। तो एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, वो क्या माना इन्होंने? कांस्टेंट। उन्होंने माना कि ये एरिया जहां से हीट स्टार्ट हो रही है, जहां तक हीट जा रही है ट्रांसफर होके, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने माना कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। पहला अजम्पशन, दूसरा अजम्पशन, तीसरा अजम्पशन इन्होंने क्या माना? वन डायमेंशनल हीट फ्लो, वन डायमेंशनल हीट फ्लो, वन डायमेंशनल हीट फ्लो। इसका मतलब ये है जो आपकी हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में, या इसको हम ऐसे बोलेंगे, जो आपका वन डायमेंशनल हीट फ्लो का मतलब है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है, बस कहां पे हो रही है? एक्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन रहेगा? एक्स डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन में ही टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए आप, देखिए मान लेते हैं इस फेस का टेम्परेचर T1 है, T1, ठीक है, और इस फेस का टेम्परेचर है T2। तो जो हीट ट्रांसफर है वो यहां से लेके ABCD से लेके PQRS की तरफ जाएगी, ठीक है। मतलब ये मेरा एक फेस है, इसका टेम्परेचर T1 माना मैंने, और इसका मान रहा हूं मैं T2। तो एक्स डायरेक्शन में होगी। अब ये कब हो सकता है? देखिए हीट तो ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती है और जेड में। आप एक्स में क्यों मान रहे हो, वाई और जेड में क्यों नहीं? मैंने माना है, उन्होंने माना था फुरियर ने, कि हर जगह पे टेम्परेचर T1 है। मान लीजिए T1 यहाँ पे है, T1 यहाँ पे, T1 यहाँ पे, तो अगर एक फेस पे या एक प्लेन पे सेम टेम्परेचर होगा, आइसोथर्मल प्लेन बुलाते हैं इसको। क्या बुलाते हैं ऐसे प्लेन को? हम आइसोथर्मल प्लेन। तो अगर आइसोथर्मल प्लेन है तो यहां से यहां तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हीट ट्रांसफर तभी हो सकती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ये तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें सिखाया गया है। जब इस पूरे प्लेन में हीट टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, सेम टेम्परेचर है, तो यहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है जो हीट ट्रांसफर है ना तो इस डायरेक्शन में हो सकती है और ना ही आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाई डायरेक्शन है आपकी और ये जेड डायरेक्शन है। तो क्या बचा? ये वाला, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका बस इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है।
ओनली दिस डायरेक्शन में पॉसिबल है, एक ही डायरेक्शन में आपकी हीट ट्रांसफर। उन्होंने यही माना था, उन्होंने ये माना कि हर जगह पे टेम्परेचर आपका सेम है। अब मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, ये वॉल के हर जगह पे सेम टेम्परेचर, मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड के यहाँ पे हर जगह पे सेम टेम्परेचर है, तो वॉल से बाहर वाली दूसरी वॉल के फेस पर, ठीक है, दो दीवार है ना आपकी, दीवार आपकी ये पूरी होगी, दीवार का ये फेस पूरा टेम्परेचर सेम है, इसका भी सेम है, एक्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी, वाई और जेड में आपकी नहीं होगी। तो कितने जंक्शन हो गए आपके, कि आपका कांस्टेंट है, एरिया आपका कांस्टेंट है, ठीक है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो है, ये अजम्पशंस है आपकी, क्या है ये आपकी अजम्पशंस। नेक्स्ट अजम्पशन ली उन्होंने, नो इंटरनल हीट जनरेशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन। उन्होंने ये माना कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रही है जिसके कारण जिसके कारण टेम्परेचर आपका जनरेट हो। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं चल रही है, या कोई ऐसी रॉड नहीं रखी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जिससे कि हीट डेवलप हो। तो नो इंटरनल हीट जनरेशन, अंदर से कोई हीट डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्यू जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू जी, ये आपकी क्या है, जीरो। लास्ट है आपका स्टडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, हीट, देखिए स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर का मतलब है जिस रेट से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुई उसी रेट से हीट ट्रांसफर आपका एंड हुआ। मान लीजिए ये इन और ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका आउट, तो जिस रेट से हीट ट्रांसफर वो स्टार्ट हुआ था उसी रेट से हीट ट्रांसफर आपका आउट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही थी स्टार्टिंग में, तो लास्ट तक यही रहेगी 20 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी, कहने का मतलब यहां समझिए इस फेस पे ए बी सी डी वाले प्लेन पे एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी आगे, तो लास्ट तक यही रेट रहेगा, यही रेट आपका रहेगा। और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन कहां से कहां तक हो रहा है आपका, इस फेस से इस फेस पे कंडक्शन होगा। तो पहले तो ये समझिए इस पूरे प्लेन का सेम टेम्परेचर है, उसी तरीके से इस पूरे प्लेन का एक सेम टेम्परेचर, बहुत सारे प्लेन होंगे, हर प्लेन का टेम्परेचर सेम है। देखिए इस प्लेन का और इस प्लेन का तो टेम्परेचर अलग है, बट इस प्लेन के हर जगह पे टेम्परेचर सेम है और इस प्लेन के हर जगह पे टेम्परेचर सेम है। तो ये वाला अजम्पशन था, कौन सा वाला था ये, कि वन डायमेंशनल हीट फ्लो। क्यों, क्योंकि एक प्लेन का एक ही टेम्परेचर है, ये मेरा एक प्लेन है। अब जितने भी इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं वो सारे प्लेन मानिए, आप क्या मानिए, प्लेन कंसीडर कीजिए। हर प्लेन का मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है तो हर जगह पे T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, हर जगह पे T2 है, उस तरीके से इसका टेम्परेचर इस वाले प्लेन का T3, हर जगह पे T3 है। अब आप समझिए स्टडी का मतलब क्या है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, ठीक है, इसका 20 है, हर जगह पे 100 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये पहला प्लेन से दूसरे प्लेन में हीट ट्रांसफर हुई थी आपकी 20 वॉट या 20 जूल पर सेकंड, तो इसके बाद दूसरे प्लेन से तीसरे प्लेन में भी आपकी 20 जूल पर सेकंड ही होगी। उसी तरीके से एंड तक आपका 20 जूल पर सेकंड से ही, देखिए एक प्लेन से दूसरे प्लेन में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो सभी में एक सेकंड में 20 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इसी को हम बुलाते हैं स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर।
इसको आप ऐसे भी बुला सकते हो कि कोई हीट एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जिस रेट से आएगी उसी रेट से चली जाएगी, तो इसके अंदर तो कुछ जमा ही नहीं होगा, कोई स्टोरेज नहीं होगी हीट की। देखिए अगर ये मैं कहता आई 20 जूल पर सेकंड से और गई 5 जूल पर सेकंड से, तो अंदर रह जाती ना। ऐसा केस नहीं है, जिस रेट से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुआ था उसी रेट से हीट ट्रांसफर एंड हुआ है, तो बीच में कुछ भी एक्यूमुलेशन या स्टोरेज नहीं हुई है हीट की कोई स्टोरेज नहीं हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल केस मान के चला था। अब आप समझ गए होंगे जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कौन कौन सी चीजें एज्यूम की थी फूरियर ने। चलिए अब समझाते हैं आपको। तो फूरियर साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी हीट ट्रांसफर होती है किसी प्लेन वॉल में, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर। ठीक है, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे T1 T2 है तो T1 माइनस T2। ठीक है, उसी तरीके से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाई गई थिकनेस के। तो ये तीन चीजें ऑब्जर्व की उसने करके देखा, तो ये ऑब्जर्वेशन ली। एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो आप? ऑब्जर्वेशन लेते हो ना। तो जब उसने इन तीन चीजों को क्या किया, कंबाइन किया, ए dt बाय dx। अब एक चीज आप समझ लेना, dt हमेशा नेगेटिव रहेगा। dt क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगी, और dt का मतलब क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल हमेशा कम रहेगा, इनिशियल हमेशा ज्यादा रहेगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसीलिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया गया तो माइनस के ए dt बाय dx, ये आपका लॉ बन गया, फूरियर्स लॉ। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है, देखिए ये क्वांटिटी, इसको हम बुलाएंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या नाम देंगे इसको हम? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो हमने एक नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया, जिससे कि हमें जो वैल्यू आएगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हम चाहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, ये भी नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिलेगी। अब देखिए के क्या है? के का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन, या इसको थर्मल कंडक्टिविटी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ए क्या होता है? ये आपको बताया था, एरिया परपेंडिकुलर टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इसी को बुलाते हैं फूरियर्स लॉ, जो आपका ये है। ठीक है, इसी को बुलाते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx। यूनिट किस में आएगी? ध्यान रखिए, यूनिट किस में आएगी आपकी? वॉट में। किस में आएगी? वॉट में। अगर के की यूनिट पूछे तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए ये क्या है? वॉट पर मीटर केल्विन। कैसे निकालते हैं? देखिए के को यहाँ पे छोड़ दीजिए, रिमेनिंग टर्म्स को इस साइड ले जाओ, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी? वॉट पर मीटर केल्विन। आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे करोगे, अगर के की वैल्यू आपको निकालनी है, देखिए यूनिट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट आपको पहचाननी होगी। क्यू क्या है? माइनस के ए dt बाय dx।
तो अगर K की यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय A dx बाय dt। Q किस में होगा, वॉट में, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, dx किस में होगा, मीटर में, और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। ठीक है, वॉट को W लिखते हैं तो ये हो गया आपका W। देखिए 1 मीटर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिट क्या आ गई आपकी, वॉट पर मीटर केल्विन, या इसको आप वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई आपकी थर्मल कंडक्टिविटी की, वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल की अपनी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे डायमंड की मैक्सिमम होती है। देखिए जनरली क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रखता है। क्यों, क्योंकि उसकी परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण। चलिए ये लिखवा देता हूं आपको मैं। देखिए अगर हम K की बात करते हैं तो K डायमंड के केस में, डायमंड के केस में 2200 से 2300, चलो 2300 मान लेते हैं, वॉट पर मीटर केल्विन। डायमंड एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, फिर भी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसी के कारण इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सिल्वर। तो अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी आपको 415 के आसपास होती है, 420 415, वो आप बुक नेट पे चेक कर सकते हो, इसके अराउंड में आपको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टील की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टील का आपका 47 तक जाता है, 21 से लेके 47 वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि प्योर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है या अलॉय की, तो प्योर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अलॉय। एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की, तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ब्रास से, क्योंकि कॉपर तो प्योर मेटल है, जबकि ब्रास क्या है आपका, ब्रास आपका एक अलॉय है। उसी तरीके से अगर हम आयरन और स्टील की देखें तो आयरन की ज्यादा होती है स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि स्टील क्या होता है, अलॉय होता है। तो प्योर मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू अलॉय, कंपेयर टू अलॉय। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की अगर हम देखें तो कम होगी। क्यों, देखिए टेम्परेचर, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, कंडक्शन आराम से हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, ठीक से मूव नहीं कर पाते, तो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। बट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाइए और थर्मल कंडक्टिविटी आप लिक्विड की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की तो वो इंक्रीज होती है, उसी तरीके से गैसेस की भी इंक्रीज होती है आपकी। क्योंकि देखिए लिक्विड और गैसेज में, लिक्विड और गैसेज में किसके कारण होती है कंडक्शन, किसके कारण होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा भागेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से गैसेज में भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो
आपका मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा और थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कंडक्शन होने के दो तरीके हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण। फिर हमने देखा फूरियर्स लॉ के अजम्पशन कौन कौन से होते हैं और फूरियर्स लॉ ने क्या हमें बताया था। थैंक यू।